नमस्कार दोस्तों, जर्नल तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की हम लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सहयोग बैच स्टार्ट किया है। और सबसे पहले हमने जो पेपर लिया है वो हमने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया है, क्योंकि इस पेपर के लिए आपको ज्यादा बेस की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर आप 9-10 का सिलेबस भूल भी चुके हैं तो इस पेपर को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूले बेस्ड पेपर होता है और क्वेश्चन इससे भर भर के पूछे जाते हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने जो अपना लेवल रखा था वो क्लास 9 यानी कक्षा 9 में जो हमारा टॉपिक आते हैं उनको कवर किया था। और आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो क्लास 10th लेवल को लेकर करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि आज की रूपरेखा हमारी क्या होने वाली है। तो आज की रूपरेखा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। उसके बाद हम लोग त्रिभुज का केंद्रक और गुरुत्व केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग परिकेंद्र के बारे में त्रिभुज का परिकेंद्र पढ़ेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा 10th लेवल का जो है उसकी हमारी समरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी सेक्शन हमारा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग 9th और 10th दोनों को कंबाइंड करके जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी में, उनकी एक कंप्लीट क्लास लगा लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग कक्षा 11 और 12 का जो हमारा लेवल है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एप्लीकेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ए है और हमारे पास एक पॉइंट बी है। ए के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x1 और y1 और बी के निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है। तो ए से बी की जो बीच की दूरी होती है, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। यहां पर आपका जो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मान लेते हैं या एप्लीकेशन ही मान लेते हैं जो हमें डिस्टेंस फार्मूले से देखने हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आप निकाल सकते हो वो संरेख का है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है और हमारे पास कोई पॉइंट सी है, ठीक है। और हमें ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता है। हमसे कहा जाता है कि बताइए क्या ये दोनों बिंदु, हमारे जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वो संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ए और बी को लेकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेनी है। फिर आपको बी और सी को लेकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेनी है। फिर आप ए और सी को लेकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। और अगर आप देखेंगे कि दो जो डिस्टेंस निकली है, मतलब मान लीजिए ए और बी की दूरी आपने कुछ निकाली, बी और सी की दूरी कुछ निकाली, ए और सी की दूरी कुछ निकाली, दो दूरियों का अगर योग तीसरी दूरी के बराबर हो गया तो आप कह दोगे कि वो तीनों बिंदु हमारे क्या हैं, संरेख हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, आपको तीन निर्देशांक, तीन कोऑर्डिनेट दिया जाते हैं और कहा जाता है कि भाई ये संरेख हैं या जो भी है पूछा जाता है पॉइंट में। तो आपको सिर्फ यही चेक करके देखना है, क्या देखना है कि भाई डिस्टेंस फार्मूले को लगाना है और उनके बीच की दूरी को निकालना है, ठीक है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन इसका देखते हैं, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग है कि अगर हमको, आपने त्रिभुज को पढ़ा होगा तो एक आपने त्रिभुज पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारा ए बी, बी सी और सी ए, मतलब आपने ए बी, बी सी और सी ए तीन दूरियां निकाली और तीनों दूरी बराबर आ गई, तो आप वहां पर क्या बोल दोगे, समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज की कंडीशन भी होती है। इसी प्रकार अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है तो उसको भी हम इस डिस्टेंस फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको केवल क्या करना है, कोई भी दो भुजाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी या बी सी को बराबर दिखा दीजिए या ए बी या ए सी को बराबर दिखा दीजिए। में कोई भी आपने दो दूरियां निकाली और वो अगर बराबर दिखा दी तो आप कह दो कि वो त्रिभुज हमारा कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमसे एक और त्रिभुज की बात करता है। अगर हमसे समकोण त्रिभुज पूछ लेता है, समकोण त्रिभुज के बारे में, तो समकोण त्रिभुज को भी आप जो है इस डिस्टेंस फार्मूले के एप्लीकेशन से ही कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आप जानते हो समकोण त्रिभुज में एक आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि जो कर्ण का वर्ग होता है
वो लंब के और आधार के वर्ग के बराबर होता है, लंब और आधार का वर्ग। तो आप यहां क्या करोगे, आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे ए, बी और सी। आप ए बी निकाल लीजिए, आप बी सी निकाल लीजिए और आप सी ए निकाल लीजिए, मतलब इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए क्या कि दो भुजाओं का वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर क्या कोई सी तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। अगर आ जा रहा है तो आप वहां पर टिक कर दोगे कि वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमारा आता है तो हमें 3 बिंदु देकर और इस तरह के आपके जो है ऑप्शन बना सकता है कि भाई समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दो दूरियों को बराबर देखोगे तो समद्विबाहु, तीनों दूरियां बराबर है तो समबाहु, और अगर दो दूरियों का वर्ग तीसरी दूरी के बराबर है तो फिर आप समकोण त्रिभुज कह सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं। पहला होता है अंतः विभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेखा है जिसका यहां पर ए के निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिए हैं और b के निर्देशांक हमने x2 y2 मान लिए हैं, और यहां पर हमने माना है कि हमारे पास कोई एक बिंदु है। ठीक है, कोई बिंदु C मान लेते हैं जिसके निर्देशांक x, y होंगे, हमें नहीं पता क्या होंगे, और वो इस रेखा को अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अंतः विभाजित करता है। अनुपात हम मान लेते हैं यहां पर m1 और यहां पर अनुपात मान लेते हैं m2, जो भी रेशियो आपको दिया गया होगा। उस समय पर जो हमारे x और y के जो निर्देशांक होते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो होता है, पहले हम x का लिखते हैं और y का। ये होता है आपका m2 x1, m2 के साथ में x1 ये वाला कोऑर्डिनेट, प्लस m1 x2, m1 के साथ में यहां का कोऑर्डिनेट, और नीचे m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर y के कोऑर्डिनेट निकालने, निर्देशांक निकालने हैं तो y के लिए भी यही करेंगे आप, m2 और m2 लेंगे तो साथ में क्या लेंगे y1, प्लस m1 तो साथ में क्या लेंगे y2, और नीचे क्या लेंगे m1 प्लस m2। इसको कहीं कहीं पर m और n भी लेते हैं। तो इस तरह जो आपके निर्देशांक निकल के आए वो किस बिंदु के निकल के आए, जो भी अंतः विभाजित हुआ था। और अगर आपसे बाह्य विभाजन कहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई बिंदु A है, यहां पर कोई बिंदु हमारा B है, और इस रेखा का विभाजन जो है कहीं पर यहां पर वो जो पॉइंट है हमारा C है, x, y, जो इसको विभाजित कर रहा है m1 और m2 के अनुपात में। तो उस दशा में जो हमारा ये फार्मूला होता है, फार्मूला सेम रहता है, बस जहां प्लस है वहां पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, बाकी फार्मूला हमारा पूरा सेम रहता है। तो अगर हम बाह्य विभाजन का भी फार्मूला लिखना चाहें तो यहां पर लिख देते हैं x बराबर m1 x2, और इस बार हम लोग माइनस ले लेंगे m2 x1 और अपॉन में m1 माइनस m2। इसी प्रकार अगर y का लिखना चाहें तो आपका आएगा m1 y2 माइनस m2 y1 और अपॉन में m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये आपका हो गया विभाजन बिंदु के निर्देशांक। एक बार जब अंतः विभाजित करता है और दूसरी बार जब बाह्य विभाजित करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो इसी का एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। मध्य बिंदु का मतलब ये हो गया है कि भाई जो विभाजन किया गया है उसमें जो रेशियो है वो 1:1 का है, मतलब आप m की वैल्यू भी 1 रख दीजिए और n की वैल्यू भी 1 रख दीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस पे नहीं बनेगा, बट त्रिभुज के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, उस त्रिभुज के क्वेश्चनों में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, कभी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ जाएंगे, कभी अनुपात निकालना पड़ जाएगा, तो वहां पर अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत निकाल पाएंगे वहां पर। ठीक है, और आपका समय बचेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में हमने क्या बोला कि आपका जैसे मान लीजिए ए और बी था और इसमें कोई सी पॉइंट जो था वो हमारा विभाजित कर रहा था, तो हमने कहा था कि भाई जो m1 m2 है दोनों को आप 1 1 मान लीजिए। भाई मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि जितनी दूरी इधर है इतनी दूरी उधर है, तो आप उसी फार्मूले में, तो मतलब अगर हमारा x निकालने जाएं तो फार्मूला हमारा क्या होता था,
M1 के साथ में x2 आता था और M2 के साथ में x1 आता था, और नीचे M1 प्लस M2 आता था। तो m की वैल्यू 1 कर देंगे, यहां भी M2 की वैल्यू 1 कर देंगे, तो 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 और x2, भाई 1 1 हो गया ना, और नीचे 1 और 1 करने पर क्या हो गया 2। सिमिलरली अगर हम y की बात करें तो वहां पर क्या, यहां पर जहां M1 M2 होंगे वहां भी 1 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे वहां पर क्या लिखेंगे, M1 Y2 होता था और M2 के साथ में Y1 होता था, और नीचे होता था M1 प्लस M2। तो M1 M2 दोनों 1:1 हो चुके हैं, 1:1, तो यहां पर आपका हो गया Y1 Y2 और साथ में Y2। तो यहां के जो निर्देशांक निकले वो निकले x1 प्लस x2 और y में 2, y1 प्लस y2 और y में 2। ठीक है, ये हो गए हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे कभी त्रिभुज ऐसे दिया गया होगा और वहां पर आपसे कह देगा कि भाई ये जो सामने ये रेखा है वो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है। ठीक है, माध्यिका जब दे दिया जाएगा तो वहां पर आप इसका बहुत जल्दी यूज करेंगे और आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, तो जहां भी कभी भी आपको जैसे ही बोला जाए कि भाई ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है या रेखा मध्य बिंदु को काटती है, ऐसा कुछ भी बोले तो आपको तुरंत याद कर लेना कि भाई दोनों कॉर्नर के अगर में निर्देशांक दिए गए हैं तो तुरंत हम जो है ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगाकर मध्य बिंदु निकाल लेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, या इसको हम लोग गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, केंद्र। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक त्रिभुज दिया गया है, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के निर्देशांक दिए गए हैं A, B और C। A के निर्देशांक को हम लोग x1 y1 से, B के निर्देशांक को x2 y2 से, और C के निर्देशांक को हम लोग x3 y3 से दर्शाते हैं। तो और यह मान लेते हैं कि हमारा ये जो है माध्यिका है, यहां कहीं पर हमारा क्या है, गुरुत्व केंद्र है यानी केंद्रक है। माध्यिका को 2:1 में बांटता है, आपको पता होना चाहिए। माध्यिका क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई वह रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे माध्यिका कहलाती है। तो इस कंडीशन पर जो हमारा गुरुत्व केंद्र है उसके जो निर्देशांक होंगे यानी x, y उसके अगर हम निकालने जाएंगे तो वो होते हैं x, 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 तीनों के x कोऑर्डिनेट को आप ऐड कर दीजिए, मतलब x1, x2 और x3, और y में क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार जब हम y के निकालने जाएंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और y3। यूपीटीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 3 निर्देशांक देने के बाद कहा गया है कि भाई जो है त्रिभुज का केंद्र क्या होगा, और आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो बस वहां पर आपको x, x, x और y, y, y वाले कोऑर्डिनेट रख के सम करके उनका जो है 3 से डिवाइड करना था और आपका आंसर आ गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र के निर्देशांक अगर निकालने हैं तब क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज मान लेते हैं A, B और C। ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं उसका कहीं पर हमारा परिकेंद्र है जिसके निर्देशांक H, K हैं। हम जानते हैं कि तीनों शीर्षों की यहां से जो दूरी होगी वो बराबर होगी। इस पॉइंट का नाम हम मान लीजिए O दे देते हैं, और परिकेंद्र होता क्या है, वृत्त का वह केंद्र होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें इस परिकेंद्र के जो निर्देशांक निकालने हैं तो देखिए आप यहां से ये देख रहे हैं कि जो हमारा OA होगा ये दूरी, और जो हमारी OB होगी ये दूरी, और जो OC होगी ये दूरी, ये तीनों दूरी हमारी बराबर होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उस फार्मूले को यूज करेंगे। इसका कोई डायरेक्ट आप यहाँ पर फार्मूला नहीं है, वैसे तो इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 4 से 5 मिनट ले जाएगा। फिर भी जानकारी के लिए हम जान लेते हैं कि अगर कभी हम ऐसा आ जाता है कि भाई त्रिभुज का परिकेंद्र बताइए, तो आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको जो त्रिभुज के तीनों निर्देशांक, जो तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए होंगे, और यहां से आपको क्या ले लेना है, परिकेंद्र की निर्देशांक स्वयं से मान लेना है। उसके बाद आपको, अब देखिए ये तीन बराबर हैं तो एक बार हम OA को OB के बराबर ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले में हम देखते हैं कि अंडर रूट आता है। तो OB, OA और
OA स्क्वायर हो गया OB स्क्वायर के बराबर। यहां से एक समीकरण हमारी बन जाएगी, ठीक है, x और y में। इसी प्रकार आप OB स्क्वायर और OC स्क्वायर को बराबर कर सकते हो और वहां से भी हमारी x और y में एक समीकरण बन जाएगी। उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पर आपने x और h और k मान रखा है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ लगाने जाएंगे तो यहाँ के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे और यहाँ के x2 y2, तो वहाँ x2 y2 की जगह पर क्या आएगा h, k, और यहाँ की तो वैल्यू आपको दे ही रखी होगी। तो इस तरह h और k में जो है आपके दो समीकरण बन जाएंगे, और दो समीकरण और दो चर, तो आप उनको हल करके जो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है उस चैप्टर की मदद से जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से। तो इसमें आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो पॉइंट है हमारा, इसमें आपसे क्या करता है कि भाई वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देता है, मतलब आपको तीनों निर्देशांक में से कोई एक निर्देशांक गायब करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देता है, या आपको भाई तीनों निर्देशांक देकर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगना है, अगर आप उसको फार्मूला आपको याद है तो आपका मैक्सिमम टाइम जाएगा वो 1 से 1.5 मिनट के पास तक जाएगा, क्योंकि वो आपको इतने बड़े बड़े निर्देशांक देंगे ही नहीं कि जिसमें आपको 2 से 3 मिनट या 4-5 मिनट आपका टाइम जाए। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए के निर्देशांक जो है वो x1 y1 है, बिंदु बी जो है उसके निर्देशांक x2 y2 है, और बिंदु सी जो है उसके निर्देशांक जो है हमारे x3 y3 है। तो इस दिशा में जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, ठीक है, ब्रैकेट x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3। x1 को बाहर रखना है, प्लस लगा के x2 को बाहर रखना है, और प्लस लगा के x3 को बाहर रखना है। y2 माइनस y3 जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब y3 माइनस y1, फिर जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब y1 माइनस y2। तो ये आपका जो फार्मूला होता है वो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। अब इसमें दो टाइप से मैंने कहा क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। एक तो आपको क्या करता है भाई, इन तीनों निर्देशांक में सबसे पहले क्या करेगा कि भाई तीनों निर्देशांक दे देगा, ठीक है, तीनों निर्देशांक हमें जो है वो ज्ञात होंगे और हमसे क्या पूछेगा, क्षेत्रफल बताओ। लेकिन दूसरे टाइप का ज्यादा क्या होता है कि उसमें आपको क्षेत्रफल पहले से ही ज्ञात होगा, क्षेत्रफल आपको पहले से दे देगा और किसी एक बिंदु के निर्देशांक पूछेगा। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस पर बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और सेकंड टाइप के ही ज्यादा बनते हैं कि आपको क्षेत्रफल पहले से ही दे देता है और कहता है कि भाई जो है बिंदु के निर्देशांक निकालिए, और वहां पर इस फार्मूले में आप रखकर जो है तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब चूंकि चतुर्भुज है तो आप जानते हैं इसमें हमारे 4 शीर्ष दिए गए होंगे, तो चारों शीर्ष के निर्देशांक मान लेते हैं। पहले के मान लेते हैं x1 y1, बी के मान लेते हैं x2 y2, सी के मान लेते हैं x3 और y3, और डी के निर्देशांक मान लेते हैं x4 और y4। इस दिशा में जो हमारा चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होगा 1/2 होगा, ब्रैकेट x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1, प्लस लगाकर x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3। लास्ट, क्योंकि इसमें 4 निर्देशांक हैं, x4 y1 माइनस x1 y4, ठीक है। तो यहां पर जो आपने त्रिभुज का फार्मूला पढ़ा था वही फार्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एक निर्देशांक हमारा और बढ़ जाएगा, ठीक है। आखिरी जो इसका रह गया हमारे टॉपिक का, 3 बिंदुओं के लिए संरेख होने का जो आपका गुण था, तो उसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर वो क्षेत्रफल आपका 0 आ जाता है तब भी आप कह देते हो कि वो हमारे तीनों बिंदु संरेख है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास संरेख दिखाने के 2 सूत्र हो गए, तो जैसा आपको दिखे, कोऑर्डिनेट दिखे, वैसे आप काम करिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्लास 10th में जो हमारा जो लेवल था, थ्योरी सेक्शन था, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग जो है क्लास 9th और क्लास 10th में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSB, KVS, स्टेट TGT में, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे कि जो हमने अभी थ्योरी सेक्शन किया है, 9th का जो सेक्शन किया है और जो 10th का सेक्शन किया है, इसी के बिहाफ पर आपको, मतलब 11th पे जाइए ही मत, 10 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके इसी पे हो जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।